गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, कैसे हो? आवाज आ रही है अब तक? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमने बहुत ही छोटी क्लास रखनी है। अच्छा देखो, तुम मेरे से लड़ते रहते हो। अब आज के बाद मोस्ट प्रोबेबली, अभी कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्लास सीधा फ्राइडे को लूंगा मैं। तो इसलिए मेरे को आज लेनी जरूरी थी। 90% यही होएगा। हो सकता है 10%, सिर्फ 10% मैं वेडनेसडे को ले लूं, लेकिन 90% आपकी क्लास अब सीधा फ्राइडे को होगी। तो इसलिए मेरे को आज लेनी थी, क्योंकि एक दो दिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आज के लिए इंसिस्ट कर रहा था। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है। कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा इसमें हमें आज ऑपरेटिंग साइकिल निकालना सीखना है। तो पहले तो हमें समझना है कि सर ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। तो जैसे बच्चों हम सबको पता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसकी कितने दिनों में रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट हो जाएंगे फिनिश गुड्स में। उसके बाद वो ही फिनिश गुड्स कितने दिनों में रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो चुकी है फिनिश गुड्स में, एंड देन अगर वो सेल हो रही है क्रेडिट पे तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर हो जाएगी। इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एक बिजनेस को इसलिए पता होना चाहिए कि उसको ये पता होना चाहिए कि कितने दिनों का उसके पास वर्किंग कैपिटल के फंड्स होने चाहिए, क्योंकि जितना लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतने दिनों के उसके पास फंड्स होने चाहिए। क्योंकि बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल क्या बता रहा है कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके बाद वो बिक के कब मेरे पास पैसा आ जाएगा जिसको मैं वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूंगा। तो जितनी लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होगी हमारी, हमें उतने ही फंड्स एक बिजनेसमैन को रखने होंगे। इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ मत लिखिएगा, मैं डिक्टेट करूंगा। अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं तो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन में डालते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फिनिश गुड्स बनते हैं, फिर उसके बाद ये सेल होती है, डेटर्स बनते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू, इन तीनों को हम कहते हैं इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। आईसीपी इज इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, अभी आप मत लिखना, मैं डिक्टेट करूंगा आपको। प्लस इसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। तो इसको हम कहते हैं आईसीपी प्लस आरसीपी। आईसीपी में 3 चीजें आती है। 3 चीजें क्या क्या आ गई, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। ये हो गई हमारी आईसीपी। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये हमारा आता है टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब जैसे हम डेटर्स को, हम अपने मतलब कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड देते हैं, वैसे हमें भी तो क्रेडिट पीरियड मिलता होगा। जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे को भी तो वेंडर से क्रेडिट पीरियड मिलता होगा। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से अगर हम डेफरल पीरियड माइनस कर दें, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, इसमें से अगर हम डेफरल पीरियड माइनस कर दें, डेफरल मतलब जितना हमें टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के लिए, जिसको हम डीपी कहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ओसीपी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो अब बेसिकली अगर आपने देखा हो, हमें एक इसका फॉर्मूला, एक इसका 3, एक ये 4 और एक ये 5, हमें सिर्फ ये 5 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। 5 फॉर्मूलेस है और 3-4 क्वेश्चन है, सब में एक ही तरीके से लगने हैं और काम करते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको ये फॉर्मूलेस लिखवाता हूँ, और उसके बाद इसके 2 या 3 क्वेश्चन क्लास में करते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन घर के लिए दे गया, खत्म चैप्टर, ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग डालिए वर्किंग कैपिटल प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल प्लानिंग एंड एस्टिमेशन।
चलिए लिखना शुरू करेंगे। वर्किंग कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेट करंट एसेट्स, working capital also known as net current assets is the excess of current assets over current liabilities. Is the excess of current assets over current liabilities. Full stop. All the organizations have to carry working capital. सर लाइबिलिटीज के बाद कहां किसके बाद? लाइबिलिटीज। फुल स्टॉप। All organizations have to carry working capital in one form or the other. एक सेकंड। Full stop. The efficient management of working capital is important. The efficient management of working capital is important from the point of view of both liquidity and profitability. अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैन बी लिक्विडिटी एंड, हाँ जी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैन बी डिफाइंड, शुभम कहां रह गया था बच्चे? Can be defined as the time between the receipt of raw materials and their realization from sales. ओके, अब उसके बाद लिखिए बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे लिखिए, नेट ऑपरेट, अभी लिखना मत, नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माइनस डिफरेंट पीरियड। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को लिखेगा हम आईसीपी प्लस रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड माइनस डिफरेंट पीरियड, इसको लिखेंगे फिर हम आगे चलेगा। तो सबसे पहले लिखिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माइनस डेफरल पीरियड। सर एनओसीपी क्या फुल फॉर्म है? एनओसीपी की फुल फॉर्म, हाँ, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। उसके बाद लिखिए, ये जब आपने लिखा उसके बाद लिखिए टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के नीचे लिखिए इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। बेटा फुल फॉर्म में लिखना एक बार, पहली बार, और उसके बाद चाहे आप शॉर्ट में लिखते रहना। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड आरसीपी माइनस डीपी डेफरेंस पीरियड। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए आईसीपी के नीचे लिखिए रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस थोड़ा धीरे कन्वर्जन पीरियड।
रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, तीन ही चीजों की इन्वेंटरी होती है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। और ये आरसीपी रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड लिख लीजिए उसके नीचे वैसे माइनस डेफिनेट पेमेंट। अब आइए सारे फॉर्मूलेस लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला लिखिए, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन total raw material consumption into 365 सर एक बार रिपीट करना। हाँ जी, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड का लिखिए, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। फिनिश गुड्स का लिखिए, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। फिर बार रिपीट करना। फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड का एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड का लिखिए, एवरेज डेटर्स और रिसीवेबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365 अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365। एंड लास्टली लिखिए डेफरल पीरियड का एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन टोटल क्रेडिट परचेसेस इनटू 365 अपॉन टोटल क्रेडिट परचेसेस इनटू 365। ओके बच्चों, अब यहां दे सुनिएगा मेरी बात को और देखिए भी बच्चों, ये फॉर्मूलेज ना ऐसे नहीं है कि एज इट इज लगेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलेज ऐसा नहीं है कि एज इट इज लगेंगे, आपको डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूलाज। जैसे मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ आपको टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं दे रखा, तो आपको जो भी उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव लग रहा है उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है तो आपको वो ही यूज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूलाज एग्जैक्टली नहीं लगेंगे, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके हिसाब से इन फॉर्मूलेज को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ठीक है बच्चों। अभी आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे, एक बहुत इजी और एक बहुत मुश्किल, बस ये दो क्वेश्चंस के बीच में सारा कुछ हो जाएगा। तो आइए कम टू पेज नंबर 251 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12.1।
देखिए, using the following data calculate the current working capital for XYZ Limited. आपको सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, एवरेज रॉ मटेरियल दे रखा है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज फिनिश्ड गुड्स, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज डेटर्स। तो बेटा सीधा फॉर्मूले में डालते रहिए और जल्दी से डे निकालिए क्या ऑपरेटिंग साइकिल होगी। जैसे सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो एवरेज रॉ मटेरियल्स 80 अपॉन हमारा क्या दे रखा होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा होता है। अब जैसे देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा, तो वी विल अज्यूम कि टोटल रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। और आपको ये कहीं लिखना भी नहीं है कि भी हमने कोई असम्पशन दी है, ये अंडरस्टूड होता है। हमें रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा, तो हम ये मानेंगे जितना परचेज किया वही कंज्यूम किया। तो ये छोटी मोटी असम्पशंस आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, और आपको कोई फुटनोट देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से निकालिए पांचों फॉर्मुलेस और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालिए। किस जो भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ लीजिए। सर हाँ जी बेटा। ये जो फिनिश गुड्स वाला है, हाँ, इसमें नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रखा है और आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखवाया है। तो मैंने कहा ना बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे ही नहीं रखा, तो उससे पहले जो भी उसके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉस्ट वो ऑफ यही गुड्स बेस्ट है सोल्ड की हमारे जगह पास, तो सेल्स यही नहीं ले लेनी लेंगे। चाहिए। हाँ जी, सेल्स नहीं लेनी चाहिए फिर नहीं नीचे। सेल्स हम, क्योंकि हम डेटर्स देखो हमें क्या लेना होता है, हमें कॉस्ट लेनी होती है। फिनिश गुड्स हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है, हमें हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप याद करो कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, हमने वो ले लिया। कॉस्ट ऑफ अगर हम सेल्स लेंगे ना, क्रेडिट सेल्स लेंगे, तो उसमें तो प्रॉफिट भी आ जाएगा ना, हमें प्रॉफिट तो नहीं लेना होता, हमें फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे वैल्यू करना होता है। थोड़ा सा कॉस्टिंग याद करो, इसलिए ठीक है सर। ठीक है, सेल्स हम सिर्फ उसमें लेंगे डेटर्स। हो गया बच्चों? जिसका फर्स्ट हो गया वो 12.2 भी करे बेटा। इसमें ना गलत थोड़े से ना नंबरिंग गलत कर रखी है, 12.2 दो बार लिखा हुआ है, तो जो एक्चुअली में 12.2 है सेकंड क्वेश्चन वो भी करिए जल्दी से, इजी है। 12.1 भी इजी है, 12.2 भी इजी है, जल्दी से करिए। 12.3 जो कि गलती से 12.2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये मैं करवाऊंगा, बट ये जल्दी से दोनों खत्म करें। सर इन्होंने मुस्कान समझ आ रहा है? किया हुआ है शिवानी? सर, डेटर्स माइनस क्यों किया हुआ है यहाँ पे? डेटर्स माइनस नहीं कर रखा बेटा, कहां कर रखा है माइनस? क्रेडिटर्स माइनस कर रखा है, डेफरेंट पीरियड 43 भी माइनस हुआ है। नहीं बेटा, वो ना वो मिस्टेक है, वो ऐड होएगा, ये सिर्फ टाइपिंग एरर है। ठीक है। हाँ, अच्छा शिवानी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। जल्दी से करिए। मोहित आपको? यस सर। चलिए जल्दी से 12.1 एंड 12.2 करिए।
ऋत्विक हो गए? सर सेकंड वाला कर रहा हूँ। अनीश कितने हो गए? सेकंड करो। चल शुभम आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। मनन आपको? हाँ जी सर। 1 and 2 हो गया, जल्दी करिए। सर चलिए बच्चे, हो गया दोनों? हाँ जी मुस्कान। यस सर। चलिए आइए 12.3 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आपके नोट्स में 12.2 ही मिसप्रिंट हुआ है शायद उसमें बुक में। सत्यम सुंदरम लिमिटेड profit and loss account and balance sheet for the year 31st 12 2016 are given below. You are required to calculate the working capital required under operating cycle method. तो आपको सब कुछ एक P&L अकाउंट दे रखा है, एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखिए बच्चों, अब आपको थोड़ा सा कॉस्ट शीट को याद करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन कन्वर्जन पीरियड। तो देखिए हमारे को क्या दे रखे हैं, रॉ मटेरियल्स हमारे को, अच्छा हमें ओपनिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। बैलेंस शीट में तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स है। अब हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हमारे को नेक्स्ट पेज पे दे रखा है 6500। तो हमारे पास, सॉरी रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल जो दे रखा है वो 11000 दे रखा है, ठीक है। और अगर आप पीएनएल की बात करोगे तो पीएनएल में दोनों दे रखे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वहां से आपको एवरेज मिल जाएगा। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है, याद होगा अगर आपको, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आपका, तो आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस।
एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस तो आपका पीएनएल से मिल जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बात करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अगर आप अपनी कॉस्ट शीट को याद करो तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जो हमारा इससे निकलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इससे निकलेगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ऐड कर देंगे क्या क्या, देखो पीएनएल अकाउंट में से क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है ना, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट शीट अगर आ रही हो आपको। तीसरे में हमें चाहिए, फिनिश गुड्स में हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पहले हम क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग फिनिश माइनस क्लोजिंग फिनिश, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और हम क्या ऐड कर देंगे, वेजेस के बाद हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस यही था, यही तीन चीजें निकालनी इंपॉर्टेंट थी। बताइए समझ में आया अनीश? यस सर। मुस्कान, शिवानी, यस सर। मनन, यस सर। मोहित, ऋत्विक, यस सर। शुभम। हाँ जी सर। चलिए जल्दी से बनाइए, करिए कंप्लीट इसको। मेन यही था इसमें कि हमें इसमें इस तरीके से निकालना था इंफॉर्मेशन को यूज करके। चलिए देखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। बेटा मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों का जो डेट शीट आई होगी, मतलब एक जो टेंटेटिव है, वो चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो उसमें क्या डेट दी है आपके, कब से कब तक एग्जाम्स होंगे कैलेंडर में? सर 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से शुरू होएगी थर्ड आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स। ठीक, और अभी ये मतलब फाइनल तो नहीं हुई होगी ना, या हो गया? सर अभी पता नहीं, पहले मतलब उसमें लिखा हुआ था एकेडमिक कैलेंडर में भी हाँ, डेट। एक मेरे को ये पता है कि 2 आई थी, तो ये बाद वाली है पहले वाली है? सर ये बाद वाली है। ठीक, और ये भी नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह की? नहीं। वैसे ठीक है, हमारा तो मेरे तो उम्मीद है कि मैं 15 ऑफ दिसंबर तक कोर्स, सॉरी नवंबर तक कोर्स खत्म करा दूंगा। 15 ऑफ नवंबर तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। मैं अनीश और जो आयुष है और भी जो थे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर मिस किया था कैपिटल बजटिंग का, मैं ना थोड़ा सा अब आपके पास ऑप्शन है, देखो आप बता दो। अगर आप साइड बाय साइड करना चाहते हो तो वैसे बता दो अनीश, या मैं तो ये कहूंगा कि एक बार सारा कोर्स हो जाएगा 15 नवंबर तक, उसके बाद मैं करा दूं। बताओ सर इंटरनल तो नहीं है उस चैप्टर में से। इंटरनल आ रहा है? नहीं नहीं, मैम ने वो ले लिया था एक असाइनमेंट। अगर इंटरनल आ रहा है तो साइड बाय साइड शुरू कर देते हैं। अगर इंटरनल नहीं आ रहा तो पहले हम अपना ये खत्म कर लेते हैं सारा कोर्स, फिर मैं कैपिटल बजटिंग सबको ही करा दूंगा क्योंकि वो मुश्किल चैप्टर है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। है ना, ठीक है।
सर हाँ जी बेटा। इन्होंने एवरेज डेटर्स कैसे निकाला है? सर आपको क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस शीट में दे रखा है। हाँ और नेक्स्ट पेज पे देखो, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग अच्छा, डेटर्स की भी और क्रेडिटर्स वो की। देखा नहीं था। हाँ ठीक है। वो नेक्स्ट पेज। हो गया बच्चों? यस सर। सबका हो गया? मुस्कान? Yes, sir. हाँ जी शिवानी, सबका हो गया? चलिए तो अब एक मिनट के लिए देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, ये आपके होमवर्क है, बिल्कुल इजी है, मतलब ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जो भी आपने किया है। तो 4, 5 एंड 6 आपका होमवर्क रहेगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, यही था इसमें मैक्सिमम। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी क्लास फ्राइडे को लूंगा। 5% मतलब 10 भी नहीं कह रहा मैं, 5-10% चांसेस है कि वेडनेसडे को क्लास होगी, अदरवाइज फ्राइडे ही अब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट चैप्टर का। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है चलिए बच्चों, तो फिर आप एक बार इसको क्वेश्चंस को कर लीजिएगा होमवर्क। अगर कोई भी डाउट आए तो वेट मत करना नेक्स्ट क्लास की, मुझे पहले व्हाट्सएप पे पूछ लेना क्या डाउट है। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।